कहानी की शुरुआत भविष्य में होती है, जब सूर्य की सतह पर हुए धमाकेदार विस्फोट सोलर फ्लेयर की वजह से धरती की ओजोन लेयर पूरी तरह नष्ट हो गई। धरती पर किसी भी जीव का बच पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। हालात इतने बुरे थे कि अगर कोई भी सीधी धूप में चला जाता तो वो जलने लगता। इस घटना के 15 साल बाद हम फिंच नाम के एक इंजीनियर को देखते हैं, जो अपने रोबोट पार्टनर ड्यूई के साथ बाहर कुछ खाने का ढूंढ रहा था। सूरज की जानलेवा यूवी रेस से बचने के लिए उसने एक खास किस्म का सूट पहना था। फिंच और ड्यूई ने एक स्टोर से डॉग फूड और बाकी सामान इकट्ठा किया, जहां जमीन पर बहुत सारी लाशें पड़ी थीं। काम पूरा करने के बाद फिंच ने बिल्डिंग पर निशान लगाया और ट्रक में बैठकर एक सुनसान शहर में पहुंच गया। तभी अचानक फिंच के सूट ने उसे बहुत बड़े तूफान के बारे में सावधान किया। हड़बड़ी में वो कुछ गाड़ियों से टकराता हुआ ऐन वक्त पर इस शहर से भाग निकला और अपनी अंडरग्राउंड लैब में पहुंच गया। ये जगह पहले उसी स्पेस एनर्जी कंपनी की थी जिसमें वो काम करता था। तूफान से सुरक्षित होने के बाद फिंच ने अपना सूट और ड्यूई को साफ किया। जब वो खुद नहा रहा था तो जोर जोर से खांसने लगा। तब ये खुलासा होता है कि खतरनाक रेडिएशन की वजह से वो कुछ ही समय में मरने वाला है। फिंच अपने छोटे से कमरे में पहुंचा। उसका कुत्ता गुडियर कूदता हुआ उसके पास आया। फिंच ने उसे प्यार किया और खाना दिया, पर खुद सिर्फ एक ड्रिंक पी, क्योंकि उसके पास खाने को कम चीजें बची थीं। उसने फ्रिज में रखे पीच कैन को एक खास मौके के लिए बचा लिया। इसके बाद फिंच अपने मेन प्रोजेक्ट के काम में जुट गया। असल में वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा था जो उसके मरने के बाद भी गुडियर का ख्याल रखे। फिंच ने लाइब्रेरी की सारी जानकारी एक डेटाबेस में सेव कर दी और अब इसी डेटाबेस को ह्यूमनॉइड रोबोट के दिमाग में डालने वाला था। रात को फिंच रेडिएशन पर एक किताब पढ़ रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। सोने की बजाय उसने रोबोट पर काम करना जारी रखा और उसका सर लगभग बना दिया, लेकिन बस आंखों की कमी थी। उसने ड्यूई की आंखें निकाल लीं। जैसे ही उसने रोबोट को एक्टिवेट किया, वो सर हिलाकर फिंच के सवालों का जवाब दे रहा था। फिंच ने फटाफट उसके बोलने की प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। आखिरकार रोबोट बोलने लगा, जिसने अपना नाम जेफ चुना। जेफ की प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसे फिंच के सारे ऑर्डर्स मानने होंगे, जिसमें सबसे पहला था कि वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिंच ने जेफ को समझाया कि तुम्हारा असली मकसद है मेरे मरने के बाद गुडियर का ख्याल रखना। तभी अचानक बिल्डिंग की बिजली चली गई। फिंच ने विंड टरबाइन फिर से चालू की। इधर जेफ ने गुडियर से बात करने की कोशिश की, मगर कुत्ते ने बस उसकी टांग पर पेशाब कर दिया। अचानक फिंच को दूर से बहुत जबरदस्त तूफान आता दिखाई दिया। उसने जेफ को वेदर स्टेशन से कनेक्ट कर दिया। तब यह खुलासा होता है कि अगले 24 घंटे में 4 अलग अलग तूफान टकराकर एक बवंडर बना देंगे जो करीब 40 दिन चलेगा। इतने भयंकर बवंडर से बच निकलना मुमकिन नहीं था, इसलिए फिंच ने जल्द से जल्द यहां से निकलने का फैसला किया। उसने अपना पीचेस का कैन खाया और नक्शे में देखा कि बचने का आखिरी रास्ता यही हो सकता है। फिंच ने जेफ की बॉडी बनाने का काम पूरा किया और डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ा दी, मगर काम सिर्फ 72% ही हो पाएगा। आखिरकार उसने रोबोट का शरीर उसके सर से कनेक्ट कर दिया और जेफ खड़ा हो गया। फिंच ने उसे चलना सिखाया। ड्यूई को नई आंखें देने के लिए फिंच ने अपने सिक्योरिटी कैमरा का इस्तेमाल किया। इसके बाद पूरी टीम आरवी में बैठकर निकल गई। रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके आसपास के सारे इलाके रेगिस्तान में बदल चुके हैं। फिंच ने उन्हें धरती के सुनहरे दिनों के बारे में बताया। एक नए शहर में पहुंचकर फिंच ने जेफ के ढीले स्क्रू की मरम्मत की। जेफ ने फिंच की पोस्ट कार्ड कलेक्शन देखी। फिंच सैन फ्रांसिस्को के पोस्ट कार्ड को संभाल कर रखता था, जो उसे उसके किसी करीबी ने भेजा था। जेफ ने सिडनी जाने की इच्छा जताई, पर फिर कहा कि सैन फ्रांसिस्को भी बढ़िया ही है। मरम्मत के बाद फिंच ने जेफ को अपने साथ सामान ढूंढने बाहर ले जाने का फैसला किया। ड्यूई ये सुनकर मायूस हो गया। सड़क पर फिंच ने जेफ को सामान इकट्ठा करने के बारे में बताया और वे एक मूवी थिएटर में पहुंचे। जेफ ने अपनी ताकत से दरवाजा उखाड़ फेंका। अंदर जाकर जेफ ने पहली बार शीशे में खुद को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उधर फिंच को एक पॉपकॉर्न का बैग मिला। उसी समय उन्होंने देखा कि तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। उनके पास आखिरी रास्ता यही था कि वो एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढे। फिंच ने जेफ की मदद से आरवी को तारों से बांध दिया ताकि तूफान उसे उड़ा न ले जाए। फिंच अपनी बीमारी से काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए जेफ ने खुद जोरों शोरों से मेहनत करके काम पूरा किया। फिंच ने गुडियर को एक कैबिनेट के अंदर भेजा और सारी खिड़कियों को जल्दी से ढका। जैसे ही जेफ ने आखिरी तार बांधा, तूफान उनकी आरवी तक आ पहुंचा और वो ऐन मौके पर अंदर घुस गया। तूफान के टकराते ही आरवी जोरों से हिलने लगी। सभी तारें एक एक करके टूटने लगीं और आखिरकार सिर्फ एक तार बची थी। फिंच ने देखा कि आखिर में वही तार बचा था जिसे जेफ ने पूरी जी जान से लगाया था। तूफान ने उनके एक टायर को खराब कर दिया था, तो जेफ ने अपने हाथों से आरवी को उठा लिया ताकि फिंच आराम से टायर बदल सके। अगली सुबह
जेफ भी गुडियर पर भौंकने लगा क्योंकि उसे लगा कि वो कुत्तों की भाषा सीख जाए। फिंच ने समझाया कि समय के साथ गुडियर उस पर भरोसा करना सीख जाएगा। उसने जेफ को एक कहानी सुनाई, अपनी पहली नौकरी में जब उसने अकेले ही सारी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्व की थी, लेकिन नाम देने की बारी आई तो उसने पूरी टीम का नाम दे दिया कि सबने मिलकर यह काम किया है। इस तरह उसने सबका भरोसा जीत लिया। उसी समय फिंच को बहुत जोर से खांसी होने लगी। ब्रेक लेने के लिए वे एक रेस्टोरेंट में रुक गए। फिंच बिना सूट पहने ही रेस्टोरेंट में भागा और देखा कि उसकी खांसी में खून आ रहा है। फिंच गुडियर के साथ रेस्टोरेंट में खेल रहा था और वहीं जेफ ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर आरवी को चलाने की कोशिश की, मगर तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। फिंच तुरंत दौड़कर बाहर आया और गुडियर भी उसके पीछे आ गया। वो सूरज की किरणों में पैर रखने ही वाला था कि ऐन वक्त पर फिंच ने उसे रोक दिया। फिंच ने गुस्से में धूप में अपना हाथ आगे किया और जेफ को दिखाया कि ये कितनी बुरी तरह से जलता है। वो चिल्लाने लगा कि तुम्हारी एक गड़बड़ की वजह से गुडियर मर सकता था। तुम्हारा असली ध्यान सिर्फ गुडियर के ऊपर होना चाहिए। बाद में फिंच ने देखा कि जेफ काफी उदास था, तो उसने खुद जेफ को गाड़ी चलाना सिखाया। जल्द ही जेफ ने टेक्निक समझ ली और वो आराम से ड्राइव करने लगा। रात होने पर वे एक जगह रुक गए और मिलकर खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स देखीं। जेफ ने पूछा कि रात में सफर क्यों नहीं करते, तो फिंच ने बताया कि लोग दर दर भटक रहे हैं और भूखे लोग परछाइयों में छुपकर ही हमला करते हैं। अगली सुबह फिंच को उल्टियां हो रही थीं और वो बुरी तरह कांप रहा था। जेफ ने उसका ध्यान रखा और खुद ड्राइव करने लगा। एक नए शहर में पहुंचकर जेफ ने गुडियर को फिंच के साथ रुकने को कहा और खुद ड्यूई को साथ लेकर कुछ खाने का ढूंढने निकल पड़ा। वे एक हॉस्पिटल में घुसे। जेफ को कुछ दवाइयां और एक जैकेट मिली। वहीं नीचे ड्यूई को भी कुछ खाने को मिला, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा तो एक जाल में फंसकर खत्म हो गया। फिंच की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके रोबोट वहां मौजूद नहीं थे। उसने कमजोरी की हालत में भी अपना सूट पहना और बाहर निकल पड़ा। कुछ ही पलों में वो ड्यूई तक पहुंच गया। उसकी ऐसी बुरी हालत फिंच से देखी नहीं गई, इसीलिए उसने ड्यूई का पावर बटन ऑफ कर दिया। उसी पल उसे जेफ दिखाई दिया। फिंच ने उसे डांटा क्योंकि जेफ ने ध्यान नहीं दिया कि यहां पर जाल बिछाया गया है। अचानक उन्हें पास से शोर सुनाई दिया तो वो तुरंत भागने लगे। सीढ़ियों पर फिंच बुरी तरह खांसने लगा। जेफ ने फिंच को उठाया और दोनों तुरंत बिल्डिंग से बाहर आकर आरवी तक पहुंचे और फटाफट वहां से भाग निकले। कुछ घंटों बाद जब रात हुई तो फिंच का ध्यान गया कि गाड़ी में कोई तो उनका पीछा कर रहा है। जेफ के पास नाइट विजन थी, इसीलिए उसने गाड़ी की सभी लाइटें बंद कर दीं। फिर उन्होंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर तभी फिंच की नजर सामने मौजूद अंडरपास पर पड़ी। उसने स्टीयरिंग घुमाकर आरवी को सड़क से उतार दिया। जेफ ने समझाया कि आरवी की हाइट अंडरपास से ज्यादा है, हम वहां फंस जाएंगे। जेफ की बात बिल्कुल सही निकली और अंडरपास से टकराने की वजह से आरवी के छत पर लगे सोलर पैनल खराब हो गए। जेफ ने पूरी ताकत से धक्का देकर आरवी को पूरी तरह अंडरपास के नीचे छुपा दिया। वो सब पीछे वाली गाड़ी के निकलने का इंतजार करने लगे। फिंच ने खुद को कोसना शुरू कर दिया कि अब तो मैं इसकी मरम्मत भी नहीं कर सकता और हम इस हालत में सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे। जेफ ने उसे हौसला देने की कोशिश की, मगर फिंच ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और उस पर ही चिल्लाने लगा। मगर जेफ ने हिम्मत नहीं हारी और आरवी में जाकर कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम कुछ कर लोगे। तब फिंच ने उसे एक बार फिर एक कहानी सुनाई। सोलर फ्लेयर के धमाके के बाद फिंच एक सुपरमार्केट में पहुंचा और उसे नूडल्स का एक बैग मिला, लेकिन फिर उसने एक मां बेटी को देखा। मौत के डर से फिंच वहीं छुपा रहा। तभी एक गुंडा शॉटगन लेकर वहां पहुंच गया और उसने कई गोलियां चला दी। जब तक फिंच बाहर आया तब तक मां बेटी दोनों मर चुके थे। तभी उसे एक सहमा हुआ पिल्ला मिला जिसका नाम उसने गुडियर रखा और हमेशा उसकी हिफाजत करने का फैसला किया। उसी दिन से उसने फैसला किया कि वो किसी पर विश्वास नहीं करेगा। अगली सुबह फिंच आराम कर रहा था और जेफ आरवी चला रहा था। जेफ ने पोस्ट कार्ड चेक किए तो पता चला कि सैन फ्रांसिस्को वाला कार्ड फिंच के पिता ने साइन किया था और साथ ही बाकी पोस्ट कार्ड्स तो एकदम खाली थे। उसी पल अचानक कंप्यूटर ने सूचना दी कि यहाँ की यूवी रेज उतनी खतरनाक नहीं है और तभी अचानक एक तितली आरवी से टकरा गई। जेफ ने आरवी रोककर फिंच को उठाया। फिंच ने हैरान होकर अपना हाथ बाहर निकाला तो वो जला नहीं। ये देखते ही वो खुशी से झूम उठा और सूरज की धूप का मजा लेने बाहर आ गया। कई घंटे तक सफर करने के बाद उन्हें पास के इलाके में कई पेड़ पौधे दिखाई देने लगे। फिंच ने अपना खास सूट पहना और आरवी रोककर सूरज की धूप में पिकनिक करने बैठ गया। जेफ ने कहा कि उसने कल रात उन सबको ब्रिज पर खड़े देखा था। ये सुनकर फिंच काफी खुश हुआ क्योंकि जेफ अब इंसानों की तरह सपने देखना सीख गया था। जेफ ने पूछा कि तुमने पोस्ट कार्ड के बारे में झूठ क्यों कहा, तो फिंच ने उसे एक नई कहानी सुनाई। जब वो बच्चा था तो उसकी मां ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता की रगों में वाइकिंग्स का खून है
फिंच के पिता उसके पैदा होने से पहले ही चले गए थे क्योंकि वो एक इंजीनियर थे। उसके 15वें जन्मदिन पर उसे एक पोस्ट कार्ड मिला था जिसमें उसके पिता ने लिखा था कि एक दिन वो अपने बेटे से मिलना चाहेंगे। फिंच ने इसी खास मौके के लिए ये सूट खरीदा था। जेफ ने कहा कि अगर हम जल्दी निकले तो 18 घंटों के अंदर अंदर गोल्डन गेट पहुंच सकते हैं, मगर फिंच ने उसे याद दिलाया कि उसकी हालत कैसी है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, थोड़ी देर में मरने वाला है। फिर उसने एक बॉल फेंककर जेफ को गुडईयर के साथ खेलना सिखाया, मगर जब जेफ ने बॉल फेंकी तो भी गुडईयर वापस लाकर फिंच को ही देता था क्योंकि वो अभी भी जेफ पर विश्वास नहीं करता था। तभी अचानक फिंच की खांसी में बहुत सारा खून आने लगा। उसने जेफ से हाथ मिलाया और उसे गले लगा लिया। आखिरकार फिंच आरवी में जाकर लेट गया और गुडईयर उसके पास चला गया। जैसे ही सूरज डूबा, जेफ को गुडईयर के रोने की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि फिंच मर चुका है। आखिरकार उसके सम्मान में जेफ और गुडईयर ने उसे भी सूट के साथ ही जलाकर बिल्कुल वाइकिंग्स वाला फ्यूनरल दिया। पहले तो जेफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या करना चाहिए, पर जल्द ही उसे याद आया कि उसने गुडईयर की देखभाल का वादा किया है। उसने गुडईयर को खाना खिलाया और फिर बॉयल फेंकी, तो गुडईयर पहली बार बॉयल वापस उसके पास ही लेकर आया। जल्द ही वो खेलते हुए एक दूसरे के दोस्त बन गए और गुडईयर ने जेफ को गले भी लगा लिया। आखिरकार वो फिर से रास्ते पर निकल पड़े क्योंकि वो फिंच की मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। अंत में जब वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे तो जेफ ने फिंच की याद में एक मेमोरियल बनाया और गुडईयर के साथ गोल्डन गेट देखने गया। वहां की खूबसूरती देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। उसने वहां लोगों के मैसेजेस देखे जो उन्होंने अपने परिवार के लिए छोड़े थे। ये सब देखकर जेफ ने गुडईयर से कहा कि उन्हें इन बचे हुए लोगों को ढूंढकर उनकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार उसने एक पोस्ट कार्ड पर अपनी टीम की ड्राइंग बनाकर टांग दी और गुडईयर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ा।